बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये भी साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे या सिर्फ एक ही चरण में पूरा मतदान खत्म हो जाएगा और चुनाव के नतीजे जो हैं उनकी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का उसका इंतजार था और अब तारीखों की घोषणा यहां पर आज होने जा रही है। चुनाव आयोग की 16 सदस्यों की टीम, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी थे, 2 दिनों का बिहार का दौरा करके लौटी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल आपको बता दें 22 नवंबर को खत्म होने जा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई सारे बदलाव जो हैं वो होने जा रहे हैं, कई नई पहल भी यहां पर होने जा रही है। एक मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे और अब आज शाम को तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस वक्त प्रशांत है हमारे साथ और सोमू आनंद हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। तो प्रशांत, जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब आज खत्म होने जा रहा है, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अदिति, आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है चुनाव आयोग, ये आपने कहा। देखिए, चुनाव आयोग 2 दिन बिहार होकर आई है और वहां पर जो अलग अलग पार्टियों से बात हुई है उसमें कई पार्टियों ने कहा कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। जैसे जेडीयू के संजय झा उसमें मौजूद थे, उन्होंने कहा एक चरण में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 1 या मैक्सिमम 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। इसी तरह से तो वहां पर ज्यादातर पार्टियों का कहना था कि कम से कम चरणों में चुनाव हो। पिछली बार 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार ये हम लोग को पहले भी संकेत मिले थे और लगता यही है संभवतः कि चुनाव आयोग 2 चरणों में चुनाव करवाएगा। अब आज चूंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो रहा है, हम जानते हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर ये बाध्यता है चुनाव आयोग के सामने कि जिस दिन से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होती है, यानी आज तो अनाउंसमेंट हो रहा है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। उस दिन से कम न्यूनतम 24 दिनों का अंतर नॉमिनेशन शुरू होने में और चुनाव की तारीख में होना चाहिए। तो ये तो कानूनी बाध्यता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर 2 चरणों में चुनाव होता है तो पहले चरण का जो चुनाव है वो 3 से 4 नवंबर के आसपास होगा। क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना था कि चुनाव छठ के बाद ज्यादा दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो छठ में आते हैं वो भी चुनाव में सहभागी बन सकें, चुनाव में भागीदार बन सकें और जो पोलिंग परसेंटेज होता है उसको भी बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 नवंबर के आसपास पहले चरण का चुनाव होना चाहिए और अगर 2 चरणों में चुनाव होता है तो दूसरे चरण का चुनाव भी उसी हिसाब से 3-4 दिनों के बाद फिर होगा। इन एनी केस ये 22 नवंबर को चूंकि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, उसके पहले चुनाव करवा लेना एक संवैधानिक बाध्यता है। तो 22 नवंबर के पहले इन एनी केस चुनाव खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 12-13 नवंबर के आसपास जो बिहार चुनाव का परिणाम है वो भी हम लोग के सामने होगा। लेकिन अब इंतजार है शाम को 4 बजे, ये देखना है कि आयोग कितने चरणों में चुनाव करवाता है। लेकिन ये लगभग ये तय है कि 1 या 2 चरणों से ज्यादा में चुनाव नहीं होने जा रहा है। आदित्य, बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए। सोमू का रुख हम यहाँ पर करेंगे। सोमू, 243 सीटों की विधानसभा यहाँ पर है और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद कोई भी नई नीतियां जो हैं वो लागू नहीं हो पाएंगी, कोई भी बड़े फैसले, नए फैसले अब सरकार नहीं ले सकेगी। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए आज ही पटना मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जो है वो राजनीतिक दलों को भी था और क्योंकि जब पिछले दिनों बैठक हुई है राजनीतिक दलों के साथ, तो उसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं, जिला में जो एसपी हैं, उनके साथ साथ जो अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों के साथ और सीएस और डीजीपी के साथ भी चुनाव की टीम जब यहाँ बिहार में मौजूद थी। कल भी उनसे ये सवाल पूछा गया था कि बिहार में चुनाव कितने चरणों में हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन संभावना इसी बात की जताई जा रही कि अधिकतम 2 चरणों में बिहार के चुनाव हो सकते हैं। और क्योंकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद से आचार संहिता लागू होगी। उससे पहले आज आखिरी दिन भी कई सारे बड़े विकास के जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन शिलान्यास जो है आज यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल सोमू और प्रशांत, हमारे साथ यहाँ पर 2 खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब जुड़ेंगे, हमारे साथ विजय त्रिवेदी साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सर, यहाँ पर इंतज़ार बहुत दिनों से हम कर रहे थे, तमाम पत्रकार खासकर, क्योंकि चुनाव एक तरह से हमारे लिए भी
त्योहार की तरह होता है। ऐसे में अब जब आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो क्या यहाँ पर लग रहा है आपको कि क्या एक या दो चरण, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां यहाँ पर एक चरण में चुनाव की मांग करती नजर आई हैं? जी अदिति, ये बात लगातार चल रही है। हालांकि संभावना यही है कि कम से कम 2 चरणों में चुनाव हो। प्रेशर बहुत था, पिछली बार 3 में हुआ और उससे पहले 5-7 चरणों में भी चुनाव, फेजेस में चुनाव हुए। तो लगातार ये बात की जा रही है कि अब जो इलेक्टोरल वायलेंस है वो कम हो गई है, बोगस वोटिंग का काम जो धरपकड़ होती थी वो कम हो गई है। तो अब इलेक्शंस को कम से कम फेजेज में किया जाए। तो हो सकता है कि एक में भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी मांग की है, जेडीयू भी लगातार मांग कर रही है, लेकिन 2 चरण ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि इस बार होंगे। और चुनाव जो है छठ के बाद, तुरंत बाद कम से कम फर्स्ट फेज हो जाए, जैसा अभी प्रशांत जी भी जिक्र कर रहे थे, कि ताकि लोग जो छठ पर जाते हैं बिहार वो भी उसमें हिस्सा ले सके। और ये बड़ा उत्सव है हम सब लोगों के लिए। तो और 20 साल से एक सरकार है तो उसको लेकर भी क्या मैंडेट रहता है क्या नहीं रहता। हालांकि सरकार ने इतनी घोषणाएं की हैं अभी चुनाव से पहले, परसों तक ही हुई है और आज तो अभी मेट्रो का उद्घाटन भी होना है। तो सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी अपनी यात्रा निकाल चुके हैं, राहुल जी अपनी यात्रा निकाल चुके हैं। तो अब तो बात सारी मैदान में होगी कि किस तरह से ये लड़ाई को लड़ा जाए। और मुझे लगता है कि एक बेहतर चुनाव होगा। बिहार को हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे अवेयर स्टेट के तौर पर देखते हैं कि वहाँ का वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक होता है और वो हर चीज़ को ध्यान में रखकर वोट देता है। और इस बार कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, खासतौर से प्रशांत किशोर जी हैं। तो प्रशांत किशोर जी किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे या सबका रायता फैला देंगे, ये सब भी देखने की बातें हैं कि किस तरह से काम होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रशांत, जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर कल हमने देखा कि मुख्य चुनाव आयोग ने अभी भी ये कहा है लोगों से कि जहाँ पर कमी रह गई है वो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में फाइनल लिस्ट तो आ चुकी है, तो फिर क्या रहने वाली है प्रक्रिया? जिन लोगों के नाम छूट गए उनके लिए कोई और उम्मीद है? नहीं, देखिए ये तो नियम है। चुनाव आयोग ने फिर से जो कल भी दोहराया है वो ये है कि जिस दिन नॉमिनेशन जो अंतिम तिथि होती है वो क्या होगी, वो अभी आज चुनाव जब तारीखों का ऐलान होगा उसमें पूरा शेड्यूल आएगा। उस अंतिम तिथि से 10 दिनों पहले तक जो कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम जुड़वाना चाहता है फॉर्म 6 के जरिए, पहली बार अगर नाम जुड़वाना चाहता है या नया नाम जुड़ता है तो फॉर्म 6 अप्लाई कर सकता है। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सुविधा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसमें कितना दिन बचा है, क्योंकि आज अनाउंसमेंट अगर होता है तो अगले 2-3 दिनों में ये मान कर चलिए कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगी, यानी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये थ्योरी में तो ये ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब कितना समय लोगों के पास बचा है अगर कोई अपना नाम जुड़वाना चाहता है। लेकिन ये भी मानिए अदिति कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चली है उसमें 1 महीना का समय क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया गया था, 1 अगस्त तक का समय। तो कई लोगों ने उसमें जिनके नाम छूट गए होंगे, ये हम मान सकते हैं कि उनमें कई लोगों ने नाम जुड़वाया होगा। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल जैसी जो अपोजिशन पार्टीज है वो इसमें भी उनकी अभी भी कई शिकायतें हैं। उनका कहना है कि जिनके नाम कई लोगों के छूट गए, कट गए, उनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं, वो अभी भी शिकायतें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने जिनके नाम छूटे होंगे वो नाम जुड़वा सके होंगे। और अभी भी 2-3 दिन अभी समय है, फॉर्म 6 के जरिए ऑनलाइन भी वो भर सकते हैं, उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। तो एसआईआर का तो लगता है मुझे अब कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये 2-3 दिनों के बाद उस पर सुनवाई होनी है। जी विजय सर, एसआईआर के मुद्दे को आप कितना अहम मान रहे हैं? क्या चुनाव में कोई भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा या अब हो गई पुरानी बात, अब 14 लाख नए वोटर आ गए एक बार फिर से जब फाइनल लिस्ट आई है? अदिति, थोड़ा मुद्दा रहेगा लेकिन उतना बड़ा असर मुझे नहीं दिखाई देता कि बिहार के चुनाव में रहेगा। और शायद इसीलिए जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने कल भी ये कहा कि आपको कोई शिकायत नहीं रहे, ये सब कुछ हो गया, रिक्लेम भी हो गया, सारी बातें हो गई, उसके बाद भी 10 दिन का और मौका है। यदि कुछ नाम जोड़ना चाहते हैं आप, तो उससे एक संभावना उनके लिए ये होती है कि आप उन पर आरोप ना लगा पाए कि भाई किसी का नाम नहीं जुड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन जो है बहुत पहले इसको प्रोसेस को खत्म कर देता है। लेकिन बिहार में उन्होंने कहा कि बिल्कुल। विजय सर, हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के नेता भी जुड़ गए हैं, मृत्युंजय तिवारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, अब तो तारीखों का ऐलान बस कुछ ही घंटों की देरी से रह गया है, क्या तैयारियां हैं, क्या उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, हमारी पार्टी 365 दिन तैयार रहती है जनता की अदालत में जाने के लिए, क्योंकि हमारे नेता तो जनता के बीच में ही तेजस्वी जी रहते हैं, जनता की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार बनाने के लिए सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये बिहार की भलाई के लिए लड़ाई है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए तेजस्वी जी तैयार हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा,
हम पूरी मजबूती के साथ, हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी तैयार है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनता ने देखा है 20 वर्षों की नाकामी को। आज बिहार पलायन में, गरीबी में, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? ये डबल इंजन की सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है? आज बिहार को जिस तरह से बर्बाद किया है, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, आप देख रहे हैं बिहार में क्या हालत है। तो बिहार अब स्वीकार करने के लिए ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा सरकार को तैयार नहीं है। अब बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा आप लोग उठाने वाले हैं? क्योंकि अब तो हमारा SIR पर तो यहाँ पर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है, मुद्दा पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, निष्पक्षता से चुनाव कराए, पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराए, पूरा सहयोग उनको मिलेगा, हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी की। लेकिन अगर गलत नियत से सरकार के दबाव में किसी के इशारे पर गड़बड़ियां होती हैं, किसी भी लोकतंत्र की जननी बिहार में किसी के भी वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास होगा, उसका प्रतिकार होगा। हम लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, फॉल प्ले नहीं, हम फेयर प्ले खेलना चाहते हैं। अब अंपायर की भूमिका में, जज की भूमिका में चुनाव आयोग है, निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराएंगे, हमारा सहयोग मिलेगा। संक्षेप में एक जवाब और दे दीजिए मृत्युंजय जी, फिर आपका ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। यहाँ पर सीटों पर कब तक आप लोग फैसला कर देंगे? क्योंकि कांग्रेस करीब करीब 55 से 60 सीटों के आसपास की मांग कर रही है और वो भी विनिंग सीटों की बात कर रही है। देखिए 243 सीटों पर हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। सीट का बंटवारा लगभग तय हो गया है। हम एनडीए से पहले सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो उसकी घोषणा कर देंगे और मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब, अब चुनाव का तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इंतजार अब खत्म हुआ। तो जेडीयू के नेता केसी त्यागी के साथ हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बार के बिहार चुनाव को? क्या अलग आपको इस पिछली बार से नजर आ रहा है? बहुत ही असाधारण चुनाव है। असाधारण परिस्थितियों में इतने विवादों के बावजूद, इतने विवादों के बाद ये चुनाव हो रहा है। मजे की बात यह है कि चुनाव ये पहली बार मुझे लगता है 35 सालों में ऐसा हो रहा है कि दोनों गठबंधनों ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। और ये मजे की बात है। और ये जो उनके आपस के जो अंतर्विरोध हैं, मेरे ख्याल से उसके चलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस बार का चुनाव में एक नया सितारा भी एंट्री कर गया है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। वो भले ही सीट बहुत नहीं लाए, लेकिन इधर उधर। सतीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, माफी चाह रही हूँ, आपको रोक रही हूँ कुछ क्षणों के लिए। केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। केसी त्यागी साहब, अब बस इंतजार खत्म होने जा रहा है, आज शाम हो जाएगा तारीखों का ऐलान? नहीं, हम तो इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो नई रोशनी देखी है, नया प्रकाश देखा, नई सड़कें देखी, नए एयरपोर्ट देखे, नए मेडिकल कॉलेज देखे, नए पुल देखे, महिलाओं का देश में, आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, देश में महिलाओं का इतना मजबूत सशक्तिकरण किसी भी हिस्से में नहीं हुआ जैसा बिहार में हुआ। और अब प्रधानमंत्री की योजना और नीतीश कुमार जी की योजना के तहत जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो आर्टिजन ट्रेड में लगे हुए हैं, उनके लिए भी काफी योजनाएं की गई हैं। और जो आरोप वोट चोरी का हमारे विरोधी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, वो गलत है। वोट नहीं, उनका जन आधार चोरी हो गया है। उनको ये महसूस करना चाहिए, जिसका नतीजा चुनाव नतीजों के बाद जाहिर होगा। और मुख्यमंत्री को लेकर क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर? नहीं, वो तो इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता है जी, तो जो मल्टी कास्ट मल्टी क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी दोनों पहले से घोषित है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद सिर्फ वही मुख्यमंत्री होंगे।
बिल्कुल, शुभकामनाएं केसी त्यागी साहब आपको भी, और बहुत बहुत आपसे धन्यवाद आपको। जुड़ते रहेंगे आपसे। सतीश केसिंग साहब, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं कह रहा था कि असाधारण चुनाव है, तो त्यागी साहब जो भी कहें, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है, और इसी अंतर्द्वंद के चलते एनडीए के भीतर भी और महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारे को लेकर समस्या है, तो इसी वजह से चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। दूसरी बात कि जो बिहार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। जितना भी वो कहें कि महिलाओं को बहुत अधिकार मिल गए, लेकिन बिहार का तो आप लोग डेटा जानते ही, हमसे ज्यादा जानते होंगे कि पलायन, बेरोजगारी, निर्धनता, बिहार सबसे अविकसित राज्यों में से भारत का है। और यही जो है मैं समझता हूं कि विपक्षी जो है महागठबंधन या प्रशांत किशोर, ये इसको एक कारण बना रहे हैं। अब क्या होगा, अब इस चुनाव में आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि इस बार जो 15-15 हजार रुपए के लगभग प्रति परिवार, मैं कहूंगा महिलाओं को तो 10,000 मिला ही है, ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। और मैं नहीं कहता कि इसका इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अब चुनाव अभियान दोनों एनडीए और महागठबंधन कैसे चलाते हैं, किस प्रकार से इस चीजों को लेके आगे जाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो एसआईआर का मुद्दा रहा, उसने तो बहुत विवाद पैदा किया, और जितना हल्ला गुल्ला अगर नहीं होता तो शायद इसमें इतना सुधार नहीं होता। वो शायद अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। तो जो चुनाव का प्रबंधन बढ़िया से करेगा, लहर नहीं है इस बार बिहार में, ये मैं जरूर कहूंगा कि एक तरफा कोई एक लहर होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट बाय सीट, कैंडिडेट बाय कैंडिडेट, ये सारे रणनीति के आधार पर, चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार और प्रबंधन के आधार पर ही फैसला होगा। बिल्कुल। विजय सर, यहाँ पर एमवाई फैक्टर की अगर बात करें तो इस बार हम देख रहे हैं कि सभी लोग पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एमवाई जो वोटर रहेगा ये इंटैक्ट रहेगा आरजेडी के साथ, जैसे पहले देता आया है साथ? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आदित्य जी, एमवाई जो फैक्टर है, वो जो वोटर है वो एमजीबी यानी महागठबंधन के साथ रहेगा। जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां पर उनके साथ खड़ा होगा, जहां आरजेडी के कैंडिडेट होंगे वहां उनके साथ होगा। और इसीलिए शायद ये परेशानी ओवैसी साहब को कर रही है कि ओवैसी साहब को लग रहा है कि पिछली बार जो उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी, वो सीटें जीतना भी क्या उनके लिए मुश्किल हो पाएगा। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि वो महागठबंधन में उनके साथ जुड़ जाए। तो क्या मुस्लिम वोटर, उसको पूरी तरह से समझ में आ गया कि वो कहाँ जा सकता है, किस उम्मीदवार को जिता सकता है एनडीए गठबंधन के खिलाफ, उस पर काम करेगा। और यही कोशिश उसमें प्रशांत किशोर जी को भी देखनी होगी कि उनको कितनी मदद करती है, कहीं उससे उनका नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि पूरा का पूरा वोट जो है एमवाई यदि आरजेडी और कांग्रेस यानी एमजीबी के साथ रहा तो दूसरे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगी। और जो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं कि उनकी उम्मीद से ज्यादा मिल जाएगा, हालांकि प्रशांत जी ने जाति से अलग करके पूरा कैंपेन किया है और वो युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर जोड़ रहे हैं, वो क्या बिहार की जाति की राजनीति के बंधन को तोड़ पाएगा, वो प्रशांत किशोर जी का भविष्य तय करेगा। लेकिन ये जो पूरा एमवाई कनेक्शन है, मुझे लगता है 80% 90% महागठबंधन के साथ रहेगा आज की तारीख में। और बिहार की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है 1 या 2 चरणों में चुनाव होना संभव है और साथ ही यहाँ पर नतीजों की तारीखों का ऐलान भी आज कर दिया जाएगा। कई सारी नई पहल यहाँ पर चुनाव आयोग करने जा रहा है और ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि छठ के बाद कब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सतीश केसिंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ विजय त्रिवेदी सर भी मौजूद हैं और सोमू आनंद मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। सोमू, कल लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों में बैठकों का दौर चला है। टिकटों के बंटवारे को लेकर किस तरह की खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मांझी जो मिले हैं उसके बाद अब चिराग पासवान से मिलने की बारी होगी और इन दोनों गठबंधनों में खींचतान चल रही है सीटों को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैराथन बैठकें चली हैं और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,
वे कल जीतन राम मांझी से भी मिलने पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा से भी वे मिले और कोशिश इस बात की थी कि जो सहयोगी दल हैं उनमें जो सीटों का बंटवारा है उसको सुलझा लिया जाए। हमने कल यह भी बताया था कि कौन सी ऐसी 7 सीटें हैं जिन पर मांझी से सहमति बन चुकी है। हालांकि खबरें यह भी आई कि मांझी जितनी सीटें चाहते हैं, क्योंकि उनको दर्जा चाहिए कि उनका राज्य स्तरीय दल बन जाए वो फिलहाल उसके लिए उनको जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें उनको मिल नहीं पा रही हैं, इसलिए उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी पहले से भी अपने तेवर दिखाते रही है और अभी भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। सबसे अहम एनडीए में सीट बंटवारा जो है वो चिराग पासवान के लिहाज से ही होने वाला है। बहरहाल कल देर रात 1 बजे तक तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके तमाम नेताओं की बैठक चली है और बताया जा रहा है करीब करीब सीटों का फॉर्मूला जो है उसमें फाइनल हो चुका है। जो लेफ्ट की सीटें हैं, क्योंकि पिछले बार 19 सीटें लेकर के 12 सीटें माले ने जीती थी, इसलिए उनका दावा था कि इस बार उनको और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। करीब करीब इस पर सहमति बनी है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी सीटें बढ़ सकती हैं और एक नई पार्टी की जो एंट्री वीआईपी की पिछले बार के मुकाबले हुई है और 2 अन्य दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके साथ साथ पशुपति पारस की जो पार्टी है लोजपा, उनको भी सीटें देनी है और एक और नई पार्टी महागठबंधन में एंटर हो सकती है। और कांग्रेस के कोटे से जो इंडिया इंक्लूसिव पार्टी जो कि आईपी गुप्ता की पार्टी है, हमने देखा था कि वो खासी तौर पे चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने गांधी मैदान में बड़ी रैली की थी। कांग्रेस के कोटे से उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं, इस बात की भी चर्चा है। बहरहाल दोनों गठबंधन अपनी तरफ से अपने गठबंधन में सीटों की शेयरिंग को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। दावा महागठबंधन का यह है कि वो कल तक अपनी सीटों का ऐलान कर सकते हैं सहयोगी दलों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी जल्द ही इसे सुलझाने का दावा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर मैं अपने दोनों मेहमानों का यहाँ पर रुख कर रही हूँ। विजय सर, यहाँ पर हम जानते हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरह से महिला वोटरों को लगातार बनाए रखा है, अलग अलग योजनाओं के जरिए उनको साधे रखा है। ऐसे में अब जो जीविका दीदी योजना है इसे गेम चेंजर की तरह देख रहा है एनडीए। कैसे देखते हैं आप, फर्क पड़ेगा आखिरी वक्त पे चुनाव जब मतदान करने जाएंगी जब महिलाएं? अदिति, वैसे तो महिला वोटर लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ रही है, बिल्कुल काफी बड़ा हिस्सा जो है नीतीश कुमार के साथ रहा और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बच्चियों से लेकर महिलाओं तक के लिए लगातार की। लेकिन चुनाव के बिल्कुल एन पहले जो 10,000 रुपए की ये जो जीविका महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई, वो मुझे लगता है एक गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन जैसे अभी चर्चा हुई कि चुनाव प्रबंधन किस तरह से होता है, कैंडिडेट्स को लेकर कैसे होता है, और अभी जो अपने मित्र लोग हैं, चिराग पासवान साहब हैं, उनको कैसे मनाएंगे या जीतन राम मांझी को कैसे मनाएंगे, वो सब भी बातें हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है इस सरकार का और चुनाव से पहले 15,000 रुपये मोटे तौर पर हर परिवार को उनकी पॉकेट में डालना गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो पिछले चुनाव में जो एक बराबर का चुनाव हुआ था एमजीबी और उसमें कि 12,000 से करीबन वोटों से दोनों का अंतर था, उस अंतर को पाटने की वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए। 22% महिलाओं को ये असर डाल रहा है करीब करीब, तो 22% वोटर समझ लीजिए, क्योंकि 22% परिवारों पर उसका असर पड़ेगा। तो वो 22% परिवार में यदि 2-4% भी इधर से उधर हो जाता है तो नीतीश कुमार जी के लिए और जेडी जो एनडीए है उसके लिए एक बड़ा फायदामंद योजना साबित हो सकती है। और पिछले इतिहास हमने देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, झारखंड में देखा है, दिल्ली में देखा है, इस तरह की योजनाएं असर डालती है। और इतनी बड़ी योजना 10,000 रुपए का एक मुश्त पैसा तो शायद आज़ादी के बाद से आज तक कभी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने किसी वोटर को नहीं दिया। बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र करने वाली थी कि ये महिला वोटरों ने इससे पहले भी कई राज्यों में हमने देखा बहुत बड़ा असर डाला है और कई बार बिल्कुल सत्ता जो है हाथ से निकलती नजर आई। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, राजस्थान इसके उदाहरण है। सतीश सर, ऐसे में क्या इस योजना का कोई काट हो पाएगा? क्योंकि जब आप सत्ता में है, यहाँ पर एनडीए के पास हमेशा ये एडवांटेज है इस चीज को लेकर, तो यहाँ पर क्या महागठबंधन ऐसा कोई मुद्दा लेकर आ रहा है जिसमें वो अपनी तरफ महिला वोटरों को खींच पाए? देखिए, पिछले महीने तक ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन एक तरफा चुनाव में आगे है, लेकिन उसके बाद से महागठबंधन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। जो चुनौती देने वाला होता है उसके कैंडिडेट्स, उसका सीएम फेस, उसका सीटों का बंटवारा सब कुछ पहले हो जाना चाहिए, ये नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के खिलाफ है, लेकिन क्या है कि अगर वो 15,000 रुपए परिवार में आ जाते हैं तो आदमी तात्कालिक लाभ देखता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आप पिछले डेटा देखिए, पिछले चुनाव के आंकड़े देखिए, तो पिछले चुनावों में कम से कम 4-5 चुनावों में
पुरुषों से महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 5% ज्यादा होता है, 5%। और इसका लाभ हमने नीतीश जी के लिए देखा है, बीजेपी के लिए नहीं देखा, उतना स्पष्ट नहीं कह पाएंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए इसका फायदा हुआ है। बिल्कुल। और 5% जब बिना 10,000 के था जो परसेंट ऊपर, तो इस बार तो फायदा होगा। दूसरी बात कि बिहार से पलायन करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, तो जो परिवार का जो मर्द सदस्य है वो सूरत में नौकरी करता है, तो गांव में तो उसकी महिला बसती है वोट देने वाले, और अगर वोट देने के लिए महिला जाती है और 5% पहले भी जाती रही हैं, तो वो फायदा तो पहुंचाएगा। तीसरी बात, एक प्रश्न का जवाब रह गया, महागठबंधन ने के पास वो एक आरक्षण का एक मुद्दा 10 सूत्री उन्होंने दिया है, और दूसरा ये है कि उन्होंने एक दावा किया कि एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अभी देखना होगा कि कैसे ये लोग अपने चुनाव अभियान को ले जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन महिला वाला योजना से नीतीश जी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को होगा कि नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नीतीश जी को औपचारिक रूप से इन्होंने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। और यहां पर अगर कुछ मनमुटाव है और इसको लेकर, तो फिर आप समझ लीजिए घोषित कुछ भी हो, अघोषित रूप से जेडीयू और बीजेपी के बीच एक संघर्ष हो सकता है। और एक और चीज जो नीतीश जी है, बिल्कुल नीतीश जी के दरवाजे जो है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सतीश जी, लेकिन आपकी आवाज आखिरी में चली गई है। नीतीश जी का दरवाजा सब जगह खुला रहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। विजय जी, इसी बात पर मैं अगर आपके पास आऊं कि किस तरह से अब तक नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर उस तरह से साफ है नहीं, हालांकि ये खतरा बीजेपी या एनडीए मोल नहीं ले सकता कि नीतीश के चेहरे के बिना वो चुनाव में चले जाए, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है और उसको लेकर अटकलें भी बहुत चल रही है। क्योंकि चिराग पासवान को हम देखते हैं लगातार जब वो जा रहे हैं प्रचार करने, या उनके कार्यकर्ता उन्हें बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी के खेमे से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं आदित्य जी, और सतीश जी ने भी ठीक बात कही कि नीतीश जी के एक तो दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन आजकल चलने में दिक्कत है, तो दरवाजा क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बार, समझे। दूसरी बात, होम मिनिस्टर की मैं बात बताऊं, अमित शाह मोटे तौर पर अनौपचारिक तौर पर इंचार्ज हैं बिहार के इलेक्शंस के, और उन्होंने एनडीए के सारे जो दल हैं उनको एक जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से ये बात कही कि ये पूरा इलेक्शन एनडीए के तौर पर लड़ना है। और उनका इशारा खासतौर से चिराग पासवान की तरफ था कि कोई नुकसान एक दूसरी पार्टी को नहीं पहुंचाए, पूरा चुनाव एनडीए के तौर पर लड़ना है। और मुझे लगता है यदि एनडीए में जेडीयू को 50 सीटें नहीं मिलती तो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। चुनाव से पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में नहीं छोड़ सकती उनको, ये सब लोग जानते हैं, बार बार अमित शाह जी ने भी कहा है। लेकिन आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे सीटें कम आए या ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार बीजेपी ने कहा है कि चुनाव का चेहरा, मुख्यमंत्री का फेस जो है नीतीश कुमार होंगे, और चुनावों के बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यदि भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल से इंतजार कर रही है अपने सीएम फेस का, भले ही उनके पास कोई नेता है कि नहीं है, लेकिन यदि वो 100 क्रॉस करती है 75 से, या जेडीयू थोड़ा सा नीचे ही रहती है, 50 से कम रहती है, 35-40 पर रहती है, तो थोड़ा नीतीश कुमार जी के लिए मुश्किल होगा। और बाकी सब दल जो है इतना तय है कि वो बीजेपी का साथ देंगे नीतीश कुमार जी की बजाय, अगर मुख्यमंत्री बनने पर कोई वोटिंग तक की भी बात आती हो तो। मुख्यमंत्री जी के लिए हमेशा ये बननी ही रहती है, लेकिन मुझे इस बार नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार जी इधर से उधर जो है जाएंगे। वैसे भी अब जाने की स्थिति मुझे लग नहीं रही है ज्यादा, लेकिन चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नीतीश कुमार को वो अनाउंस कर देते तो शायद ज्यादा मजबूत तरीके से होता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे नुकसान अपने हिसाब से सोचती हैं और वो मैदान में भी रहते हैं, क्योंकि पार्टी में भी तो एक लड़ाई होती है कि वो सारी लड़ाई बीजेपी जो है बड़े भाई के तौर पर लड़ रही है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को एक झटके में बाहर कर दिया था, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी को पिछली बार भी 43 सीटों के साथ भी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी को खुद कहना चाहिए कि भाई अब मैं नहीं रहना चाहता मुख्यमंत्री, और वो ऐसा कहेंगे, ऐसा तो लगता नहीं है विजय सर, अभी वो ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें ना, हम ऐसी बहस आज इसलिए कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी।
तो अब जब चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद देखते अभी हैं कि तो क्या बहुत होता है। कुछ होना बाकी है इस बार बिहार के चुनाव में, और जैसा कि सतीश सर कह रहे हैं कि इस बार कोई लहर अब तक उस तरह से नजर नहीं आ रही, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर पीके की मैं बात लाना चाहूंगी। लगातार 3 साल से अब वो हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पर है, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और उन्होंने एक जो बड़ी बात यहाँ पर कही वो ये कि आबादी के हिसाब से उम्मीदवार चुना जाएगा, और अगर आबादी के हिसाब से चुना जाएगा तो 40 से ज्यादा सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो हैं वो उतारे जा सकते हैं। ऐसे में क्या सतीश सर, ये जो इंटैक्ट वोटर हैं आरजेडी के, अगर हम 17.7% मुस्लिमों की बात करें बिहार के, तो उन पर असर डालेगा पीके का ये फैसला अगर वो इस तरह से सीटों का चुनाव करते हैं तो? देखिए, चुनाव में जहां तक माइनॉरिटी वोटर्स का, मुसलमानों का है, वो तो एआईएमआईएम को तो दे सकते हैं, लेकिन पीके को इतना दे देंगे इसमें मुझे शक है। प्रशांत किशोर को युवा वोटर्स मिल सकते हैं जो 2020 में तेजस्वी को मिले थे, क्योंकि जो हताश निराश लोग हैं, और प्रशांत किशोर का जो वोट है वो हर जगह है, ये बात सच है, और वो हो सकता है मेरे अनुमान में 10 सीट जीत भी सकते हैं। मुद्दा यह है कि महागठबंधन के चुनाव अभियान में मैं उतना तेजस्वी वाला वो आवेग नहीं देख रहा हूं, ये एक दिक्कत है। और एनडीए में अभी जो विजय जी ने कहा, देखिए मैं उनकी बात से यहाँ पे सहमत नहीं हूं। नीतीश जी कब पलट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं, ये बात जान लीजिए। अब इसी आधार पर नहीं पलटेंगे कि भाई एनडीए जो है, बीजेपी जो है, उनको मुख्यमंत्री माने रखे, नहीं तो चुनाव के बाद ही बहुत खेल हो सकता है, इससे कहीं से बिल्कुल। और यही सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के अभी तक के आसार समझ में आ रहे हैं, अगर हंग असेंबली हो जाती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस बार पे भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप दोनों मेहमान बने रहिए हमारे साथ। बिहार इलेक्शन के दांव पेच को समझना बच्चों का खेल नहीं, तजुर्बा चाहिए। मेरी नजर से कुछ नहीं छूटता, न नेता, न एजेंडा, और न चुनाव का असली खेल। बिहार इलेक्शन का समीकरण राज्य से केंद्र तक, जन्म से बिहारी हूं, कर्म से पत्रकार, अनुभवों से राजनीति की बारीकियों को समझता हूं। बिहार से ज्यादा दिलचस्प, वहां से ज्यादा कॉम्पिटिटिव और वहां से ज्यादा कांटे का मुकाबला शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता। जो नतीजे जनता बाद में बताएगी, उन नतीजों का अनुमान हम आपको पहले बताते हैं। पत्रकारों के बीच साहित्यकार, साहित्यकारों के बीच पत्रकार होना। तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, और उसी में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में बिहार में चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे आखिर कब आएंगे। तो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बिहार की चुनाव की तारीखें सामने होंगी। 243 सीटों की विधानसभा है, और विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विजय जी, अगर हंग असेंबली की स्थिति होती है, जिस तरह से सतीश सर कह रहे थे, तो नीतीश जी का यहाँ पर रुख क्या हो सकता है? हालांकि वो उस पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहेंगे तब तो कोई रुख का कोई सवाल ही नहीं होता कि वो किधर जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं रहेंगे तब मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां भी रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश जी, ये तो तय है। अब एनडीए के साथ उनकी क्या स्थिति बनती है, और वहां आरजेडी और जो गठबंधन है उसमें कितनी जगह बनती है नीतीश कुमार जी के लिए, और चुनाव के नतीजे बहुत असर बताएंगे कि कितना फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। सतीश जी बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, और नीतीश कुमार जी को वो और ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और उनका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है नीतीश कुमार जी का, वो तो बहुत ही अनसर्टेन रहा है। लेकिन राजनीति में तो जो लोग दरवाजे बंद करते थे वही ताला खोल के उनको बुला भी लेते हैं, तो ये सब चलता रहता है। मगर कितनी सीटें जेडीयू को मिलती हैं, कितनी स्थिति में वो आती है, बिल्कुल ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश जी खुद क्या फैसला करते, अभी मुझे लग रहा है कि अब ऐसी स्थितियां नहीं बची है कि नीतीश जी जो है इधर से उधर पाला बदले। आखिरी टिप्पणी सतीश जी आपसे बस लेना चाहूंगी, वक्त की बहुत कमी है मेरे पास।
देखिए, मैं तो नीतीश जी के बारे में कहता हूं कि नीतीश और लालू का जो दरवाजा, पिछला दरवाजा, वो हरदम खुला रहता है। और बिहार में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को घुसपैठ न कर ले, इसके लिए वो कभी भी हाथ मिला सकते हैं। इस चीज से इनकार मत कीजिए। दूसरी बात, देखिए, जेडीयू कैंप में इस बात की चर्चा है, जो नीतीश जी से नजदीकी लोग हैं, मैं यहाँ तस्दीक कर रहा हूं कि जेडीयू में बहुत कुछ एक नेता जो है बीजेपी के मतलब क्या कहते हैं वो उनकी गिरफ्त में जी। तो ऐसी स्थिति में आपने ये भी देखा होगा, ये मैं बहुत जोर से कह रहा हूं कि महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश जी पर जो सबसे ज्यादा हमला करना चाहिए था, नीतीश जी पर न के बराबर हमला किया है। ये कुछ आगे की राजनीति या दरवाजे का जो साइज है कैसे खुले बढ़ेगा, तो बस अब ये चर्चा बहुत दिलचस्प हो गई है और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे आगे आने वाले बुलेटिन में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।